घूस में 300 रुपये चांदी के दिए गए, तो वो चांदी के रुपए पटक के और नौकरी भी पटक के वहाँ से मथुरा से वापस चले आए। मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसा फरमाया था कि इनको डॉक्टर बनाना है, तो हमको साइंस का सब्जेक्ट दे दिए गए। चीर फाड़ से मुझे बहुत डर लगता था। जेल यात्राएं भी की बैंक में रहकर। गांधी के राम में और आज जो लोग राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में फर्क। कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय चमारों की पार्टी कहा जाता था, और आज के जो जिस तरह से राम का इस्तेमाल किया जाए, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग इस देश में तो दलित ही थे। हज़ारों शहीदों का नाम लिखेंगे तो उसमें 1 से हज़ारवां तक सिर्फ कम्युनिस्ट होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग और मैं हूं रामजी यादव। आज लखनऊ में हम इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव और जाने माने रंगकर्मी राकेश जी के घर आए हैं, उनसे बातचीत करने हैं गांव के लोग चैनल के लिए। राकेश जी इप्टा के रंगकर्म के साथ साथ जो है अपना उनका जो निजी रंगकर्म है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है। उनका एक बहुत मशहूर नाटक रामलीला मुझे आज भी याद है। वो कितनी बार खेला गया है शायद लेखक को भी नहीं पता होगा। बहुत लोकप्रिय और ट्रेड यूनियन के इलाकों में और तमाम सारे मोर्चों पर उसका इतना प्रदर्शन हुआ, वो बहुत लोकप्रिय नाटक रहा है। राकेश जी लगातार सक्रिय रहने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। वो चाहे सांप्रदायिकता के विरुद्ध मोर्चा हो या उस स्त्री उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर कोई गोलबंदी हो, उसमें उनकी भागीदारी हमेशा बहुत सक्रिय रही है। पिछले साल किसान आंदोलन में भी वे शरीक होने गए दिल्ली में, और लखनऊ में जो किसान आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम होते थे उसमें तो शामिल रहते ही थे। आज हम उनसे बातचीत करने आए हैं। आज बातचीत थोड़ा सा क्योंकि चैनल के लिए करना है, इसलिए हम निजी तौर पर उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका व्यक्तित्व जो है विकसित हुआ, किन किन रास्तों से गुजरते हुए यहाँ तक आए, और बाद में उसके कुछ वैचारिक आयाम भी उसमें जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। शुक्रिया राम जी भाई। जिस राकेश को लोग सदियों से जानते हैं एक रंगकर्मी के रूप में, जिस सदियों से तो नहीं, लेकिन जिस राकेश को एक लंबे अरसे से जानते हैं लोग, उनके बीच में वे सक्रिय रहे हैं और उनका नाम विभिन्न सवालों पर हमेशा लिया जाता रहा है कि उनसे सवाल पूछे जाए, उनको शामिल किया जाए, उनको बोलने के लिए बुलाया जाए। उस राकेश के बारे में हमको प्रारंभिक तौर पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और किस तरीके से उन्होंने अपना विकास किया। प्रारंभिक मेरी शिक्षा दीक्षा तो बहुत एक पिछड़े हुए गांव में, जो पहले फर्रुखाबाद ज़िला था, बाद में वो कन्नौज हो गया। उसमें एक तहसील थी तिरवा, उस समय वो परगना थी। जब मैं पैदा हुआ परगना था, और उसके भी 5 किलोमीटर अंदर एक गांव था जो है अभी कपूरापुर। उसमें ऐसा बताते हैं कि मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी शुरू में आज़ादी के फ़ौरन बाद किसी जगह चकबंदी अफसर होकर के गए। पहली बार जब उनको घूस में 300 रुपये चांदी के दिए गए, तो वो चांदी के रुपए पटक के और नौकरी भी पटक के वहाँ से मथुरा से वापस चले आए, और फिर वो अध्यापन करने लगे। फिर उन्होंने सरदार पटेल इंटर कॉलेज से कॉलेज की स्थापना की, उसके वो संस्थापक प्रधानाचार्य बने। फिर वो 8th तक मैं उस स्कूल में पढ़ा, फिर 9th 10th में तिरवा के एक स्कूल में पढ़ा, इंटरमीडिएट तक। बाद में फिर 1 साल बर्बाद किया कानपुर में, और BSc करने लखनऊ चला आया। साइंस से मेरी दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन तब के ज़माने में रुचि नहीं बच्चों से पूछी जाती थी क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसा फरमाया था कि इनको डॉक्टर बनाना है, तो हमको साइंस का सब्जेक्ट दे दिए गए। चीर फाड़ से मुझे बहुत डर लगता था, और वो चीर फाड़ ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ जब BSc में पहुँचे तो ज़बरदस्ती नेता हो गए, और तो उससे बच गए, और वो वहीं से शुरुआत हो गई।
और कुछ छात्र राजनीति में, और फिर फ़ौरन वहाँ से निकल करके मैं यहाँ के एक अखबार स्वतंत्र भारत, तब 2 ही अखबार निकलते थे, उसमें एक रिपोर्टर हो गया। थोड़ा 2 साल मैंने उसमें वहाँ काम किया और फिर गाय बगाए इधर उधर 1-2 अखबारों में काम किया। फिर मेरी पत्नी, जो तब मेरी मतलब साथी थी, उनका बैंक में हो गया था और पत्रकारिता में पैसे बहुत कम थे और शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर ये हुआ कि चलो बैंक में देखते हैं, तो बैंक में चला गया और इस तरह पत्रकारिता तो छूटी, लेकिन लिखने पढ़ने से जो रिश्ता कायम हुआ था वो शुरू रहा। हर व्यक्ति की जैसे शुरुआत होती है कविताओं से, मेरी भी हुई थी। फिर कविताओं से धीरे धीरे मेरा बैंक में आया तो यूनियन में बहुत सक्रिय हो गया। लगातार जब तक बैंक में रहा यूनियन में रहा, और बैंक यूनियन के अलावा कुछ ऐसी वो मिली कि तमाम संगठनों में छोटे छोटे लोगों के संगठन, बाज़ार के कर्मचारियों के, सिनेमा के कर्मचारियों के, ऑटोमोबाइल्स के कर्मचारियों के और होटल रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के, इस तरह के बहुत सारे संगठन, बुक बाइंडर्स के तमाम संगठन हम कुछ लोगों ने मिलकर के बनाए, उनको चलाया। और दूसरे तमाम आंदोलनों में स्कूटर इंडिया के, चेल के, उनमें कई बार कभी संक्षिप्त कभी ज़्यादा जेल यात्राएं भी की बैंक में रह कर के, हालांकि मुश्किल काम होता था। एक बार रैलिस इंडिया के एक कांड में 14 दिन जेल में रहा, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, सर भी फटा, 13 टाके भी लगे और ये सब फिर वो ये क्रम चलता रहा। और उसी में साथ साथ चूँकि प्रगतिशील लेखक संघ और एक संयोग से कैफ़ी आज़मी का 77 में, शायद जहाँ तक याद है, यहाँ एक वो गिर गए थे, उस एक्सीडेंट में वो यहाँ हॉस्पिटल में थे, तो उनसे हम लोग मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग, मैं, वीरेंद्र यादव, शकील सिद्दीकी वगैरह थे, कि तुम लोग इप्टा क्यों नहीं बनाते हो। तो उन सब लोगों ने मुझे आगे कर दिया। अच्छा। तो फिर 77 में या 78 में एक पहला नाटक, उस वक्त एक कहानी सारिका में छपी थी अनिल बर्वे की, थैंक यू मिस्टर ग्लाड। तो उसका मैंने नाट्य रूपांतरण किया, फिर उसको खेला गया। फिर कुछ नुक्कड़ नाटक अपने आप कुछ साथियों के साथ मिलकर के लिखे और डायरेक्ट किए और तमाम जगहों पर उनके प्रदर्शन करते रहे। फिर वो इप्टा की यात्रा तब से चल निकली और फिर उसमें धीरे धीरे जैसे कहते ना कि जब आप कहीं नदी में जाते हैं तो धंसे बिना नदी, वो नरेश जी की कविता है कि नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। तो पार तो अभी नहीं पाए, लेकिन नदी में धंस रहे हैं, लगातार धंसे ही जा रहे हैं तब से अब तक, आज तक। तो आप क्या ये जो इतने संगठनों का जो गठन किया आपने अपने साथियों के साथ मिलकर और ट्रेड यूनियन करते रहे, तो इसका कोई राजनीतिक जुड़ाव भी था? राजनीतिक जुड़ाव था। जैसे आप सब जानते हैं कि ये जो संगठन ज़्यादातर थे जब बैंक में, सीधे तो नहीं, जैसे इप्टा भी सीधे संगठन कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ, मतलब उसका कोई वो नहीं है, लेकिन सीपीआई से मैं जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। एक सांस्कृतिक विंग के तौर पर इप्टा काम करता रहा। इप्टा से आप मैंने 7वें दशक में जुड़े? 8वें दशक में। तो आपकी गतिविधियाँ इप्टा के साथ सक्रिय रूप से किस रूप में रही? मैं दरअसल चूँकि ज़्यादातर तो मैं पहले शुरू के दौर में मैंने कुछ निर्देशन किए, लिखने का काम मैं ज़्यादा करता था, क्योंकि मेरी दिक्कत ये थी कि शाम को सब रंगकर्मी मिलते थे। अब उसमें नाटक के निर्देशन के लिए शाम का समय उनको देना होता था। शाम के समय अक्सर हमारी मीटिंग्स होती थी ट्रेड यूनियंस की, रात तक चलती थी, तो वो बाधित होता था। तो मैंने फिर दूसरों को उसमें लगाना शुरू की, भाई ये काम दूसरे लोग करें और मैं जो कुछ ज़रूरत होगी उनको कुछ लिखूँगा। और ज़रूरत पड़ने पे कभी कोई बहुत ऐसा मौका आया तो अभिनय भी किया,
लेकिन ज़्यादातर उसमें गया नहीं, क्योंकि उस काम को करने के लिए भी एक ख़ास किस्म की उसमें अनुशासन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर उससे थोड़ा दूर रहा। और लेकिन वो एक आदत पड़ गई थी कि जैसे चीज़ों को मैनेज करने की, तो हम चाहें ना चाहें लेकिन वो मैनेजमेंट का भार हमारे कंधों पे अपने आप आ जाता था, तो करते थे। यानी ज़रूरत ने आपको रंगकर्म से भी जोड़ा और ट्रेनिंग की दोनों दो ज़रूरतों के बीच आपके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। हाँ, व्यक्तित्व का क्या हुआ, मतलब उसको करते रहे। आपने ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक उस समय किए थे? पहले तो नुक्कड़ नाटक किए, मंच नाटक भी लिखे और किए भी, लेकिन मंच नाटक मैंने उस तरह से डायरेक्ट नहीं किए, बहुत कम, एक दो किए होंगे बस, उससे ज़्यादा। वो नुक्कड़ नाटक तो उस समय के बड़े जो है तूफ़ानी माहौल में चलते रहे होंगे, तो कुछ अनुभव आप शेयर कीजिए, जैसे कि किसी नुक्कड़ नाटक के दौरान कोई उपद्रव हो गया हो या कोई और ऐसी घटना घटी हो। ऐसी घटनाएं तो नुक्कड़ नाटक क्या, बल्कि ये मेरा नाटक एक बहुत चर्चित हुआ, नाम उसका रामलीला था, लेकिन वो सांप्रदायिकता पे नाटक है। तो उस नाटक को सफदर हाशमी ने दिल्ली की, वो पहले संगीत नाटक अकादमी के नेशनल फेस्टिवल में 84 या 85 में हुआ था। तो सफदर हाशमी ने उसकी एक समीक्षा, तब वो लिखते थे टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स में, तो उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी और मुझसे मिले कि भाई ये नाटक तो हमारा नाटक है और बस्तियों में खेले जाने वाला नाटक है। तो तब हम लोग मेघदूत संस्था के नाम से काम करते थे, वही एक तरह से इप्टा के रूप में काम कर रही थी। तो उन्होंने बुलाया और 6-7 दिन तक उन्होंने साहिबाबाद, गाज़ियाबाद के आसपास तमाम जगहों पे उस नाटक को कराया। तो एक दिन मैं भी उसमें था, सारे दिन तो मैं नहीं रहा, लेकिन 2-3 दिन रहा मैं। जिस दिन मैं था वहाँ, तो उस दिन वहाँ माइक लगा करके किसी टेम्पो वेम्पो में या किसी चीज़ में प्रचार किया जा रहा था, कोई त्रिशूल सेना की तरफ से, कि कोई ये नाटक देखने नहीं जाएगा। और ये आशंका थी कि कुछ हमला भी हो सकता है। तो सफदर ने सबको कहा कि हमारे लोग तैयार रहेंगे, आप लोग घबराएं नहीं। और तमाम उस प्रचार के बावजूद हज़ारों लोग उस नाटक को देखने उस दिन आए, ज़्यादा ही आए, क्योंकि वो प्रचार के कारण और लोग अट्रैक्ट हो गए। और वो नाटक सफलतापूर्वक हुआ वहाँ पे। तो इस तरह से हुए। ऐसी घटनाएं तो कई बार हुई हैं कि जब हम लोग यात्राएं बहुत किए हैं। उत्तर प्रदेश में इप्टा की तरफ से पहली एक यात्रा 1989 में सांप्रदायिकता के खिलाफ लखनऊ से अयोध्या तक, जिसका नेतृत्व कैफी आज़मी और उस वक्त हिंदी के बड़े कवि थे राजीव सक्सेना, कामतानाथ, वीरेंद्र यादव और बहुत सारे लोग, उसमें सैकड़ों लोग थे। तो लखनऊ से अयोध्या तक हम लोग यात्रा में गए थे और उसमें जगह जगह पड़ावों पे हम लोग नाटक करते थे। रात के पड़ाव में गाँव में और तमाम जगह नाटक करते थे। फिर इस अगले क्रम में इस दूसरी यात्रा हम लोगों ने 1993 में पदचीन कबीर के नाम से बनारस से मगहर तक की, उस रास्ते पे जिसमें कभी बनारस मगहर से मगहर गए होंगे। और फिर बाद में हम लोगों ने नज़ीर अकबराबादी के नाम से पहचान नज़ीर यात्रा वो आगरा से दिल्ली तक की। फिर छोटी छोटी यात्राएं अलग अलग जनपदों में, जिस जिस जनपद में जो जो लोग कभी कार्यरत रहे, जैसे इलाहाबाद में महादेवी वर्मा यात्रा की, राहुल सांकृत्यायन यात्रा की अलग जगह पे, फिर प्रेमचंद यात्रा और बहुत सारी ऐसी कम से कम 20-30 यात्राएं छोटी छोटी बड़ी 2-2, 3-3 दिन की हम लोगों ने की। वो सिलसिला बाद में थोड़ा रुक गया। 2010 तक तो ये सिलसिला चला, फिर थोड़ा रुका। तो अब फिर हम लोग
यात्रा के उस पर निकलने वाले हैं। अप्रैल में योजना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये एक ढाई आखर प्रेम का ये यात्रा जो है अप्रैल में जो इप्टा की ओर से आयोजित हो रही है, जो 5 राज्यों को एक साथ एक सीरीज़ में कवर करेगी। अच्छा। इसकी शुरुआत रायपुर से होगी, छत्तीसगढ़ से, और फिर रायपुर के तमाम अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ तमाम जगहों पे होती हुई फिर वो झारखंड में प्रवेश करेगी। फिर झारखंड में डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची और वगैरह होते हुए और बीच में तमाम गांव में पड़ाव करते हुए फिर ये बिहार में आएगी। बिहार में बहुत सारी जगहों से, नवादा से प्रवेश करेगी और फिर बिहार में तमाम चंपारण और दूसरी जगहों पर होती हुई पटना और तमाम जितने भी कस्बे गांव हैं उनको कवर करते हुए फिर ये बनारस में उत्तर प्रदेश में आएगी। फिर बनारस से आजमगढ़, मऊ, उधर से होते हुए लखनऊ आएगी। बीच में कुछ जैसे इलाहाबाद के लोग अलग अपनी यात्रा लेकर, रायबरेली के लोग वो जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर लखनऊ से कानपुर होते हुए वो रही झांसी, उधर बुंदेलखंड को हम लोग कवर करेंगे। फिर बुंदेलखंड से हम लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और छतरपुर, रीवा और दूसरी जगहों को कवर करते हुए भोपाल और इंदौर में इसका पहले फेज़ का समापन होगा। अभी अनुमान से 9 अप्रैल को ये यात्रा शुरू होगी राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिन पर, और जो एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना दिन भी है, तो उस दिन शुरू होगी और अनुमान से ये यात्रा करीब 13 या 14 मई को समाप्त होगी। अच्छा, लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास की यात्रा। ये आज़ादी का जो 75वां साल है उसको ये समर्पित है कि आज़ादी को जिस तरह से आज मतलब उसको एक तरह से गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है, पूरी आज़ादी के मूल्यों को तिरोहित किया जा रहा है। तो जो हमारे लिए संविधान के जो मूल्य हैं, जो इस देश की साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई की जो धरोहर है, उन बातों को रेखांकित करते हुए और उन तमाम पड़ावों को चिन्हित करते हुए जिन पड़ावों पे किसानों के, मजदूरों के या ऐसे अनजाने लोगों ने अपना योगदान दिया है आज़ादी की लड़ाई में, उन तमाम पड़ावों पर होते हुए हम इस यात्रा को ले जाएंगे और उस जगह की मिट्टी को एक किसी कलश में रख करके बाद में फिर हम किसी उचित स्थान पे कोशिश ये होगी कि वहाँ जा कर के एक वृक्षारोपण करें। हो सकता है दिल्ली में करें या अमृतसर में करें या भगत सिंह के गांव में करें। इधर सरकार जो है वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ उसी सरकार के प्रतिनिधि वो गोडसे की जय जयकार भी कर रहे हैं और गांधी को गालियां भी दे रहे हैं। धर्म संसद के बहाने हो चाहे और किसी बहाने हो, ये लगातार हो रहा है। तो ये विपर्य है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ है, इन दोनों के बीच बेसिक फ़र्क आप किस रूप में? बेसिक फ़र्क तो सिर्फ इतना ही है कि देखिए, एक तरफ गांधी हैं जो राम का नाम लेकर के गोली खा लेते हैं और गांधी के राम में और आज जो लोग राम का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों में फ़र्क है। यहाँ तक कि तुलसी के राम में और कबीर के राम में और आज के जो जिस तरह से राम का इस्तेमाल किया जाए उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब ये दो धाराएं, तो इनका टकराव तो हमेशा से रहा है। एक धारा ऐसी रही है जिसको अपनी भाषा में ये लोग तथाकथित सनातनी, हालांकि वो सनातनी भी नहीं है, धर्म को की जो कूड़ मगजी व्याख्या है वो है। वरना तो धर्म के बारे में भी महाभारत में वो प्रसंग में जब यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि धर्म क्या है, तो युधिष्ठिर का जवाब सनातन धर्म या कोई और वैदिक धर्म तो नहीं है, वो तो कहता है धर्म दया है।
तो धर्म के कुछ इस तरह के सूत्र हैं दया और करुणा के, जिनको हम लोग थोड़ा मानते भी हैं कि भाई रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इस तरह के लोगों के पास एक प्रेम है, करुणा है, और उस श्रृंखला में गांधी भी आते हैं। दूसरी परंपरा भी रही है, जो परंपरा बहुत चारवाक से होती हुई और बुद्ध से होती हुई और फुले से होती हुई, अम्बेडकर, और फिर वो प्रेमचंद से होती हुई, राहुल सांकृत्यायन से होती हुई, हमारे जैसे लोगों तक आती है, भगत सिंह से होती हुई, तो एक परंपरा वो भी है। अब उसमें कुछ थोड़े थोड़े पुल हैं, जैसे गांधी को मैं मानता हूँ कि वो एक तरह के पुल हैं जो मतलब अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग हाँ समुदायों को जोड़ते हैं। अच्छा, आप का जो रामलीला नाटक है, उसके अलावा भी आपने कई नाटक लिखे हैं, उन सबके बारे में जानकारी आमतौर पर हम लोगों को नहीं होती। बहुत व्यापक जो आपके पाठक, हो सकता है वो नाटक देखते रहे हो, लेकिन वो आपके नाम से उनका उसमें उल्लेख नहीं लगता हो, तो उन कौन कौन से नाटक आपने लिखे? एक तो नाटक था जो यात्रा में बहुत चर्चित हुआ, तमाम यात्राओं में होता रहा, वो एक तरह से नुक्कड़ नाटक है, जो वैसे भी होता रहा, पर्दाफाश। अच्छा। जो उतना ही ज़्यादा हुआ लगभग जितना रामलीला हुआ होगा। और दूसरा एक नाटक जो काफ़ी जगह खेला गया, वो माखन चोर है, जो आज की जो आर्थिक जब ये तथाकथित नई आर्थिक नीतियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें एक चोर कैसे बदलता है, एक पारंपरिक चोर जो है आज के मॉडर्न चोर में कैसे बदलता है, तो इसका एक उसमें विरूपीकरण है। ऐसे तैमूर है एक नाटक जो खेला गया, जो तैमूर की जो वो कैसे एक सूफी संत से हारता है, तो उस एक कथा है जो है इतिहास में दर्ज है, तो उसके ऊपर वो एक नाटक है, तैमूर है। और बहुत साल पहले एक नाटक जो लिख दिया गया, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी लिख दिए गए। कुछ और नाटक, जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने शेक्सपियर का अनुवाद किया, एक हेरल्ड पिंटर का केयर टेकर, उसका भी अनुवाद किया, ये सब खेले जा चुके हैं। ये समयांतर में जो केयर टेकर का वो छपा हुआ था अनुवाद, वो आपका किया हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। केयर टेकर तो बहुत अच्छा नाटक है, उसमें तो हाँ, हेरल्ड पिंटर एक ज़रा दूसरी मिजाज के नाटककार हैं और बहुत पॉपुलर, लेकिन बहुत पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन अपने नाटकों में वो बहुत सूक्ष्म तरीके से बात करते हैं, बहुत डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने नाटक लिखे और जितनी लोकप्रियता उनको हासिल हुई, वैसे एक प्रोफेशनल नाटककार के रूप में आप अपना चाहते तो बहुत विस्तार करते, और लगभग मेरा ख्याल है फुल टाइम आप नाटककार की भूमिका में रहते, लेकिन आपने दूसरी भूमिकाओं को भी महत्व दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपको नहीं लगा कि आपको? अब ये दरअसल मुझे लगता है कि जो हमारी एक तरह से परवरिश हुई, कुछ ऐसे लोग मिले, या जो परवरिश हुई जो पहले हम लोग जिस धारा में आए, तो उसमें ये कहा जाता था कि पाब्लो नेरुदा की एक पंक्ति है कि ऑल ऑफ अस और नन ऑफ अस। तो हमको ये था कि हम सारे लोग जो समाज को थोड़े भी बहुत बदलने का अपने दिमाग में कोई स्वप्न रखते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्तियों से, ठीक है कि व्यक्ति उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन वो बदला जाता है एक आंदोलनों के द्वारा। जी, तो हम लोगों को एक तरह से जो वो मिला, ट्रेनिंग मिली, तो उसमें ये था कि एक तो ये है कि व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो जाए। अब हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली उसमें ये था कि आंदोलन कितना महत्वपूर्ण हो जाए। अब हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है, लेकिन वो एक अलग लंबी उस पे बात की जा सकती है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जीत हार के फैसले शायद मानव इतिहास में सैकड़ों हज़ारों साल के बाद
उनके फैसले हो पाएँ तो हो पाएँ, वरना ज़रूरी नहीं कि हो जाएँ। वरना अक्सर हम लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो हम हारे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि भाई भगत सिंह हारे हुए थे कि जीते हुए थे। वैसे तो देखा जाए तो क्या 8-10 लोग थे, उन्होंने क्या किया इस देश में, लेकिन 8-10 लोगों ने इस देश के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उस तरफ मोड़ दिया जहां एक मुकम्मल आज़ादी का कम से कम स्वप्न जो है बचा हुआ है। वो अभी नहीं पूरा हुआ है, फिर पिछड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वप्न जो है खंडित हो गया। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हम अपने तथाकथित हारे हुए पितरों के संतान हैं। यानी आप उस क्लासिकनेस से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते जो आदमी को या लेखक को अकेला कर देती है, बल्कि उस सामूहिकता में से इत्तेफाक रखते हैं जो उसकी व्यापकता को और ज़्यादा जनपक्षधर बनाए। ऐसा जनपक्षधर मेरा मतलब ये है कि अगर लिखने से या किसी भी कला से अगर कोई 10, 20, 100, 200 जो भी नंबर का सवाल नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग चेतना संपन्न होते हैं तब तो मेरी दृष्टि में उसका अर्थ है। और अगर वो उससे कोई चेतना संपन्न नहीं होते हैं और आप खाली लिख करके आप कुछ बन सकते हैं, तो शायद मेरे अंदर वो महत्वाकांक्षा की कमी रही होगी कि मैं कुछ बन जाऊं वाली। तो ठीक है, नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं। आज माध्यम बदल रहे हैं और चेतना का स्तर भी बदल रहा है। ऐसे में वह आंदोलन जो कि लंबे समय से भारत में ऊर्जा का विस्तार करता रहा है, उसका भविष्य क्या आपको लगता है? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, और अब जैसे मोटे तौर पे एक बात जो अब समझ में आई, देर में समझ में आई, वामपंथी आंदोलन के ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि अगर अब आप उसके शुरुआती दिनों को देखेंगे तो उसका जो आधार है मोटे तौर पे, और मुझे सौभाग्य मिला उन लोगों से मिलने का जो पैदा तो सवर्ण हुए थे, सरजू पांडे, झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह, ये सारे लोग, लेकिन ये इनको कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय चमारों की पार्टी कहा जाता था। वो इसलिए कि इनके सबके पीछे जो आधार था वो दलित था, और उसका कारण ये था कि भाई अगर कोई कम्युनिस्ट होगा तो जो ईश्वरीय विधान है उसमें अगर यकीन करेगा तो वो कम्युनिस्ट होगा कैसे। और ईश्वरीय तथाकथित ईश्वरीय विधान के सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग इस देश में तो दलित ही थे, तो वही उनका आधार थे। लेकिन उसका जो सामाजिक पक्ष है जिसके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था अंबेडकर ने, सवाल ये नहीं कि वो मंदिर में जाए कि ना जाए, नहीं जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर मंदिर है और कोई भी किसी भी प्रकार का ईश्वर है तो दलित क्यों ना जाए। और जहाँ जिस जगह सब जगह पानी लोग पी सकते हैं तो दलित क्यों ना पानी पिए। तो उन सवालों को उस समय, जबकि लेखक प्रेमचंद ने जैसे अपने पूरे लेखन में उसको उठाया, राहुल ने उठाया, बाद में नागार्जुन ने भी उठाया, तमाम लोगों ने उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं और ये भी सच है कि अगर आप हिंदुस्तान के जो ज़मीन की लड़ाई है, ज़मीन के बंटवारे की, उनमें एक से लेकर के अगर हज़ारों शहीदों का नाम लिखेंगे तो उसमें 1 से हज़ारवां तक सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट होंगे। तेलंगाना से लेकर के, तेभागा से लेकर के, और जो इस देश के ज़मीन की लड़ाई के आंदोलन है, और उत्तर प्रदेश तक में। लेकिन उसकी जो सामाजिक वो धरातल था जिसमें दलित के सम्मान का सवाल था, पिछड़ों के सम्मान का सवाल था, इस सवाल पर थोड़ा ये एक तरह से ये समझ थी कि जब वर्गीय चीज़ें हल हो जाएंगी तो ये अपने आप मिट जाएगा।
लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन मिटा नहीं। हाँ, मिटा नहीं, तो इसलिए वो सवाल की एक तरह से अनदेखी की, और वो अनदेखी की तो वो अब वो जो अस्मिता के नाम पर फिर बाद में जो भी लोग आए उनके साथ वो जुड़ता चला गया और कम्युनिस्टों से दूर होता गया। अब उस पर चेते हैं, लेकिन वो देर हो गई है। कतारें अब तो नहीं तैयार हो रही हैं और इधर से भी नहीं है। हाँ, तो अब तो नए सिरे से उनको करना होगा। अब मैं उसका आइडियोलॉग नहीं हूँ कि वो कैसे करेंगे लेकिन जैसे किसान आंदोलन अभी बहुत तात्कालिक फिनोमिना है। जब लगभग बीजेपी ने अपने शासनकाल में सारे आंदोलनों को समेट दिया था, तब भारतीय किसान आंदोलन ने 3 कृषि बिलों को लेकर, उनकी वापसी को लेकर जो एक संघर्ष किया, उस संघर्ष ने उन 3 कृषि बिलों को वापस करा दिया। और उसके अलावा उसने अपनी तमाम सारे डिमांड्स जो हैं एमएसपी के और किसानों के ऊपर जो गैर जरूरी मुकदमे का, अवैध मुकदमों का और इस तरह की चीज़ें, तो इस किसान आंदोलन को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और किसान आंदोलन कैसे आपको प्रेरित करता है? किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक कृषि कानून का ही एक विरोध था उसके अंदर, और वो तो था ही था कि भाई जो कानून आए वो वापस हो जाए, एमएसपी का सवाल है जो किसान से संबंधित बात है। लेकिन आप देखेंगे कि उनमें एक चेतना ये जागृत हुई कि सिर्फ फसल के मूल्य की बात नहीं, ये चेतना जागृत हुई जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद किसी आंदोलन में देखी गई कि मौजूदा पूरा निज़ाम जो है वो एक तरह से कारपोरेट परस्त है और वही सारी नीतियां एक तरह से बनाता या बिगाड़ता है। तो ये जो कारपोरेट की तरफ उसने जो एक तरह से वो जो एक स्वरूप है साम्राज्यवाद का, अब नया स्वरूप है वो कारपोरेट के माध्यम से, तो उस तरफ उसने देश की जनता का ध्यान दिलाया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उसमें ये समन्वय जो कभी आज़ादी के आंदोलन का समन्वय था कि जैसे एक हाथ में उसके गुरु ग्रंथ है और दूसरी हाथ में भगत सिंह की क्रांति की तलवार भी है, तो ये जो समन्वय है कि क्योंकि अक्सर क्या है कि भारत एक, ये सही बात है कि अब उसके विस्तार में तो बात की जाए कि धर्म अभी भी भारत में एक बड़ी सच्चाई है। अब बड़ी सच्चाई है और जो उसके उत्पीड़ित हैं उनको भी अपने आगोश में लेकर के रखती है, दलितों को, पिछड़ों को, उनको भी अपने आगोश में लेकर के रखता है। वो भी अगर कुछ निजात पाना चाहते हैं तो धर्म के पास दौड़े जाते हैं या ईश्वर के पास दौड़े जाते हैं। तो इन दोनों को एक तरह से समन्वित करने का काम किसान आंदोलन ने किया और यही कारण है कि उन्होंने लगभग उसी तरह से उस आंदोलन को संचालित किया कि जिस तरह से एक ज़माने में गांधी ने आज़ादी के आंदोलन को किया था। तो इसलिए वो और अभी ये भी सवाल है कि इससे उससे बेहतर शक्ल ये बन सकती थी जो दूसरों के लिए वो बनना चाहिए था कि जैसे किसानों के लिए जिस तरह के बिल आए हैं उसी तरह के उससे ज़्यादा घातक बिल मज़दूरों के लिए आ चुके हैं। काम के घंटे अब गायब हो रहे हैं और ट्रेड यूनियन बनने का और ये जिस तरह के भी अधिकार जो अर्जित किए मज़दूरों ने वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं। जिस तरह के श्रम कानून लाए जा रहे हैं या आ गए हैं, अब लागू करने की देर है। तो वो और किसान आंदोलन, यानी जिसको एक ज़माने में कहा जाता था मज़दूर और किसान, इसकी एकता अगर हो पाती तो ये शायद और आगे बढ़ सकता है और जिसकी कोशिश लोगों को करनी चाहिए। अभी वो ऊपरी है, माने वो अभी ठीक से संगठित उस तरह से नहीं हो पाई है। तो ये जब ये थोड़ा और आगे अगर बढ़ेगा तो इस आंदोलन का विस्तार में संभावनाएं मुझे दिखती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपसे इतनी बातचीत हुई और इसके बाद भी हम बातें करते रहेंगे, क्योंकि आपके अनुभव संसार की विशाल रेंज है और गांव के लोग के जो हमारे साथी हैं, दर्शक हैं, वो आपके अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखेंगे, जानेंगे और फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।